Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Muhammad Saqib Khan, your English lecturer, and I am here with another new lecture which is the basically continued part of my previous lecture related to unit number 6. So we were doing the exercise of unit number 6 in our previous lecture, so I would definitely start from where I left it. So there were a couple of technical grammatical terms that we were trying to learn, and we learned what is denotation, we learned what is connotation along with adverbs and infinitives, and I hope that you must have a very clear idea about all those grammatical terms. Denotation we discussed in a brief note in a very short manner that what is denotation. So denotation or denotative meaning is called as the literal dictionary meanings of any word. Like we discussed the example of snake. Like whenever we will go for the dictionary meanings of the word snake, we will get the word legless. That would be the literal denotative meaning of any word. Secondly, it was connotative or connotation. So connotative, in connotation we learned that it is some sort of an idea. It is some sort of idea which is suggested or associated with the particular word, and I gave you the example of home. Now home is the word which definitely has the meaning of ghar in Urdu. That is the denotative meaning of home. But if we go in the connotative meanings of the word home, तो हमें समझ आएगी कि ये क्या है, कौन कौन से आइडियाज़ सजेस्टेड और एसोसिएटेड हैं इसके साथ. तो होम के साथ क्या आता है जी, सेफ्टी है, प्लायर है, कंफर्ट है, आराम है, इत्मीनान है. ये सारे वर्ड्स कॉनोटेटिव मीनिंग्स कहलाएंगे इसके. इसके बाद हमने देखा था एडवर्ब्स. एडवर्ब्स का हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज, इट हैज़ द एबिलिटी और पावर और स्ट्रेंथ to modify the meaning of a verb, the meaning of an adverb, the meaning of an adjective, even the meaning of a pronoun also or a noun. और हमने इसमें एक एग्जांपल ली थी कि she was singing beautifully. Beautifully को हमने बताया था कि it is adverb of manner because this particular word is telling us that how the action was being performed, in which manner the action was being performed. किस manner में, किस तौर से, किस तरीके से वो वाला काम परफॉर्म हो रहा था, लिहाजा हमने उसको एडवर्ब ऑफ मैनर कह लिया था. यही जुमला कंटिन्यू करता था आगे. शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली एट अ कॉन्सर्ट. तो एट अ कॉन्सर्ट जो फ्रेज़ था उसको हमने कहा कि ये तीन अल्फाज जो हैं वो बता रहे हैं कि जो सिंगिंग वाला एक्शन है वो किस जगह पर परफॉर्म हो रहा है. तो लिहाजा ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस. एंड देन लास्ट संडे तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम. तो इस तरह से हमने तीन एडवर्ब्स की जो काइंड्स थी या उसके मोड्स थे या उसके शेड्स थे वो हमने देखे थे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर इट वाज इन्फिनिटिव्स. और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स. नंबर वन इज़ फुल इन्फिनिटिव, नंबर टू इज़ बेयर इन्फिनिटिव. As far as your course is concerned, so these two types are very much enough for you to understand. इसमें हमने मिसाल जो पढ़ी थी पहली, you are free to go to your mosques. तो इसमें जो वर्ड था ना, you are free to go, to and go, ये फुल इन्फिनिटिव की एग्जांपल थी. और मैंने ये बताया था आपको कि फुल इन्फिनिटिव जो है वो बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को डिस्कस करते हैं. और बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, जिसमें हम खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को डिस्कस करते हैं. और इसमें आपने एग्जांपल पढ़ी थी कि ही मेड पीपल वर्क. तो वर्क जो लास्ट में आया था ये इसमें बेयर इन्फिनिटिव था. तो ये तो छोटा सा एक रेफरेंस था जो हमने ग्रामेटिकल टर्म्स पढ़ी थी. इससे पहले हमने वोकैबुलरी देखी थी, अपने कॉम्प्रिहेंशन वर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स देखे थे, बॉक्स क्वेश्चन आंसर्स देखे थे, फिर हमने ट्रांसलेशन देखी थी और उसके साथ साथ हमने मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स जो थे वो किए थे. तो होपफुली आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ किया होगा. याद रखें कि जब कभी भी आप जो भी लेसन पढ़ें उसको एक बार ख़ुद से ज़रूर रिवाइज़ करें. रिवाइज़ करने के दो तरीके हैं. एक तो ये कि आप उसको लिटरली वर्ड बाय वर्ड पढ़ें ताकि आप एक बहुत ही बेटर किस्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, इस्टेब्लिश कर सकें. सेकेंडली, जब आप उसको पढ़ चुके हैं और आपको लगे कि नाउ आई हैव समथिंग इन माई माइंड रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर लेसन और आई हैव ग्रैब्ड द आइडिया, तो यू नीड टू राइट इट डाउन. आप उसको एक बार अपने पास सफ़े पर ज़रूर लिखें. लिखने के बाद उसको अपनी बुक से टैली करें, चाहे आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, चाहे आप कोई क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट करें, चाहे आप वर्ड मीनिंग्स कर रहे हैं या स्पेलिंग्स करें. जितना ज़्यादा आप उसको लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतनी ही ज़्यादा आपके मार्क्स अच्छे लेने की और इम्तिहान में कामयाब होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रोशन होते जाएंगे. हमने अपनी ट्रांसलेशन के दौरान ये पढ़ा था कि कायद आज़म ने नौजवानों को क्या नसीहत की थी. उन्होंने यही कहा था कि आपके ज़िम्मे है कि आप काम और सिर्फ काम करें, और अगर आप इस उसूल पे काम करते हैं तो फिर आप बाउंड हैं
फिर आप पर लागू हो जाएगा कि आप लाजमी तौर पर कामयाब हो जाएंगे। तो हम विदाउट वेस्टिंग आवर मोर टाइम और स्पेंडिंग आवर मोर टाइम in recapping our previous lecture, I would move forward towards our today's topics. So first topic that we are going to discuss is gerunds. Gerund is a topic in which normally students face a lot of difficulty to understand what gerund is all about. So today I'll try my level best to make you people understood that what gerunds are all about and how easily we can understand what gerund is all about. तो gerund बच्चों सबसे पहले हमने इसकी जो साख्त है, इसका जो स्ट्रक्चर है हमने सबसे पहले वो समझना है। साख्त में स्ट्रक्चर में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं इसको V1 लिख रहा हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ing, ये इसकी साख्त है। मसलन अगर हम इसकी एग्जांपल बना लें, पेंट, पेंट एक वर्ब है, आई लव पेंट, आई लव टू डू पेंट। इसके साथ हम ing का इजाफा करें तो ये बन जाएगा पेंटिंग, पेंटिंग। अब अगर हम कहें कि पेंटिंग तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आ गया। लेकिन आप लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे आप प्रोग्रेसिव टेंसेस में देखते हैं, जैसे कि आई एम पेंटिंग, ही वॉज पेंटिंग, शी वॉज पेंटिंग, आई विल बी पेंटिंग। जब आप इस तरह के प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें, लेकिन जो जेरंड है ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होते। इनको हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या होता है। मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखूंगा, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि क्या इसमें पेंटिंग वर्ड जो है वो कॉन्टिन्यूस वाले अपने फंक्शन को, रोल को परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहां पे अगर आप वर्ड को देखते हैं पेंटिंग को, तो पेंटिंग ये बता रहा है कि पेंटिंग इज माय हॉबी, मेरा मशगला है पेंटिंग करना। अब क्या हम इस पेंटिंग के मीनिंग से कर रहा है, कर रहा था, कर रहा होगा कि मीनिंग को निकाल सकते हैं। मसलन अगर हम इसका तर्जुमा करते हैं तो क्या इसमें रहा वाला मीनिंग आता है कि पेंटिंग कर रहा मेरी हॉबी है? नहीं, इसमें मतलब क्या निकलता है, पेंटिंग मेरी हॉबी है। इसका मतलब है कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing है, ये यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रही है, एक नाउन का। और साइमल्टेनियसली ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, क्योंकि हमें पता है कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अब बच्चों बहुत सिंपल सी बात में अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकली उलझाएं नहीं तो आपको समझाने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing लफ्ज़ मिलके एक लफ्ज़ बनाएं और आप उसका मीनिंग करें, जब तर्जुमा करें तो उसमें रहा है वाला मीनिंग ना आए, रहा है वाला मीनिंग ना आए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रहा है वाला मीनिंग ना आए तो वो क्या कहलाता है, जेरंड। और ग्रामेटिकल टर्म में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing मिलके अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन का रोल प्ले कर दें तो वो जेरंड कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर इसका फंक्शन एज ए नाउन है तो हम इसको जेरंड बोलेंगे, और अगर ये एज ए कंप्लीट वर्ब अपना रोल प्ले कर रही है तो हम इसको प्रोग्रेसिव टेंसेस में लेके चलते हैं। हम इसकी बुकिश डेफिनेशन को एक बार देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। Gerund is the form of the verb which ends in ing, जैसे कि मैंने आपको लिखा कि ing पे इसकी बात खत्म होती है, and has the function of a noun, ये नाउन का फंक्शन परफॉर्म करती है। पेंटिंग इज गुड फन, आई लाइक पेंटिंग, माई फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग। अब आप देखें इन तीनों जुमलों में हमें किसी भी जगह पे रहा है का मीनिंग निकालना नहीं पड़ रहा, ना ही इसका तर्जुमा रहा है में हो रहा है। इन दीज सेंटेंसेस पेंटिंग डज द वर्क ऑफ अ नाउन फॉर्मिंग द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ तक आपको आई होप के जेरंड्स को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने कि जेरंड्स क्या होते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है कंडीशनल टाइप 3। अच्छा जी, ड्यूरिंग वन ऑफ माई प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको बताया था कि देर आर 5 टाइप ऑफ कंडीशनल्स, और हम इसमें सिर्फ 3 करते हैं जो कि हमारे कोर्स में 3 शामिल हैं। अदरवाइज 0 कंडीशनल टाइप भी होती है, 5th कंडीशनल टाइप भी होती है, 4th कंडीशनल टाइप भी होती है, सॉरी, और जो 3 है वो हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। तो 3rd जो कंडीशनल टाइप है उसको आज हमने पढ़ना है। एज पर द बुक ये बता रहा है कि ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है, यानी कि ये ओपन कंडीशन नहीं है। मैं इसका पहला पॉइंट लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा।
अनफुलफिल्ड कंडीशन का मतलब होता है जो कंडीशन पूरी ना हो सकी हो. कंडीशनल ऑफ दिस टाइप says that something did not happen because a certain condition was not fulfilled. एक ख़ास शर्त जो हमने कायम की थी, जो हमने कायम कर रखी थी, चूँकि वो पूरी नहीं हुई, लिहाजा उससे जुड़ा हुआ जो इफ़ेक्ट है वो भी हमें नहीं मिलेगा, या उससे जुड़ा हुआ जो रिज़ल्ट था वो भी हमें नहीं मिलेगा. इसको एक और याद रखने की आपके लिए बहुत ही आसान बात जो मैं आपको बता दूं, अक्सर मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें याद रखना है आपने कि जब भी कंडीशनल टाइप 3 आइडेंटिफाई करने की बात आएगी तो आपने याद रखना है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. याद रखें बच्चों, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है हमेशा, और हमें पता है कि थर्ड फॉर्म जो वर्ब की है वो खुद ऑन इट्स ओन इस्तेमाल नहीं होती, वो उसको थर्ड फॉर्म को यूज़ करने के लिए ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब साथ में ऐड करने पड़ते हैं. हम इसकी एक एग्जांपल लिखते हैं ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें. सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड ये करना है कि इफ़ ही हैड स्टडीड हार्ड, तो ये सेंटेंस जो है इट हैज़ टू पार्ट्स. इफ़ ही हैड स्टडीड हार्ड ही वुड हैव पास्ड. तो जो पहला पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है किससे? इफ़ से. इफ़ का मतलब क्या होता है? उर्दू में हम देखते हैं, हमें पता है कि इसका मतलब है अगर. तो ये तो ऑटोमेटिकली हमें बता रहा है कि बात कंडीशनल की हो रही है, शर्त की बात हो रही है. तो शर्त तो आ गई पहले हमारे पास, He had studied hard. अब हमें पता है कि had के साथ हम हमेशा कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की थर्ड. had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, तो जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी वो तो आ गया. तो सिर्फ इतना जुमला पढ़ने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड के ये कंडीशनल टाइप 3 है, और हमने सिर्फ इसको आइडेंटिफाई ही करना होता है. हमारे पास ये MCQs में मैक्सिमम 1 मार्क का MCQ आता है, और वो यही होता है कि हमारे पास कंडीशनल टाइप लिखे होते हैं, हमने उनको अंडरस्टैंड करना होता है और हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि कंडीशनल टाइप 1 है, 2 है या 3 है. तो 1, 2 या 3 को समझने के लिए सबसे बेसिक फार्मूला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो कंडीशनल टाइप 1 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो कंडीशनल टाइप 2 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो कंडीशनल टाइप 3 है. लेकिन ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट लेना है तो वो ये है कि इसका पहला पार्ट जो है इफ़ के साथ, उसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट के टेंस में मौजूद होगा. सेकंड पार्ट जो है उसमें भी हैव के साथ पास है, क्योंकि यहाँ पे हम विल की सेकंड फॉर्म यूज़ करें वुड, तो वुड हैव पास, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म आ गई. ये तो था इसका स्ट्रक्चर जो हमने अभी तक डिस्कस किया. थीमेटिकली ज़रा इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या बात हो रही. इफ़ ही हैड स्टडीड हार्ड, अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब है ये वो कंडीशन है जो कि फुलफिल नहीं हुई, ये वो काम है जो नहीं हुआ, हो सकता था लेकिन नहीं किया गया, और अब इसको करने के कुछ चांसेस भी मौजूद नहीं है. इफ़ ही हैड स्टडीड हार्ड, अगर उसने अच्छा पढ़ लिया होता, अगर उसने मेहनत कर ली होती, इसका मतलब है कि पास्ट में बात हो चुकी है, लिहाजा इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर देयर इज़ नो चांस टू फुलफिल दिस कंडीशन अगेन. तो इसलिए हमने इसको लिखा कि ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है, ये शर्त कभी पूरी नहीं होती. इफ़ ही हैड स्टडीड हार्ड, माजी में अगर उसने पढ़ लिया होता, ही वुड हैव पास, तो वो पास हो गया होता. अब हमें यहाँ पे इसकी बात की समझ आ गई कि क्यों हम इसको जो अनफुलफिल्ड कंडीशन है वो कहते हैं, क्योंकि ये वो शर्त है जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती और ये अनफुलफिल्ड ही रहती है. इसको कंप्लीट करने के, फुलफिल करने के चांसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल टाइप 1 जो है वो एक ओपन कंडीशन है, उसमें अगर कंडीशन पूरी होती है तो उससे मिलने वाला जुड़ा हुआ एसोसिएटेड रिजल्ट जो है वो भी हमें बुनियादी तौर पर अवेलेबल होता है. लेकिन यहाँ पर चूँकि जो पहली वाली शर्त है वो मुमकिन ही नहीं है उसको ठीक करना, लिहाजा उससे जुड़ा हुआ रिजल्ट जो पास होना था वो भी हम हासिल नहीं कर सकते. हम इसकी यहाँ पर देख लेते हैं. हैड वी पेड हीड टू हिज वार्निंग्स एंड एडवाइस, अगर हमने उसकी वार्निंग्स, उसकी जो वार्निंग्स थी, ख़बरदार करना था और उसकी नसीहतों पर तवज्जो दी होती, we would not have got entangled into petty pursuits, हम कभी भी इन मसाइल का शिकार ना हुए होते, इन मसाइल में ना उलझे होते. तो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है. इसके बाद जो हमने पेज नंबर 75 पे देखना है वो है फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स इन द लेसन. तो हमने जैसे कि बच्चों पढ़ा है ऑलरेडी, 3 काइंड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 मजीद काइंड्स इसमें यूज़ होंगी, वो साथ के साथ हम डिस्कस करते हैं. पहली काइंड हमें कहती है एडवर्ब ऑफ मैनर. हमने पूरा यूनिट नंबर 6 है उसमें से एडवर्ब ऑफ मैनर निकालने हैं. तो 3 वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर के हैं, स्ट्रांगली, ब्रेवली और फर्मली. ये 3 अल्फाज हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि बताते हैं कि एक्शन किस तरीके से परफॉर्म किया गया था.
इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो लाहौर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो इसमें आया है। और एडवर्ब ऑफ टाइम, अर्ली और टुडे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री की चूँकि एग्जांपल्स इसमें मौजूद नहीं है, लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमें उनको करना भी नहीं चाहिए। वो मैं आपको इन नेक्स्ट लेक्चर्स जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो इंशाल्लाह साथ के साथ आपको अंडरस्टैंड करवा दूँगा कि इसका क्या काम है। नेक्स्ट आपने बच्चों पेज नंबर 78 पर आना है। पेज नंबर 78 पे आपकी एक्सरसाइज है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स के करेक्ट मीनिंग्स जो है वो आपने करने हैं। नंबर 1 है डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। मैं यहाँ पे वर्ड साथ लिख देता हूँ ताकि आप इजीली इसको ग्रैब भी कर सकें। पहला वर्ड है जी डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। तो हमारे पास अंडरलाइन वर्ड क्या है? अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब हमने क्या पढ़ा था? खौफजदा होना। तो अफ्रेड ऑफ डेथ, आगे 4 ऑप्शन है, अटेंडेड, स्केयर्ड, स्क्वेयर्ड अप और नन ऑफ दीज। तो अटेंडेड, अटेंड करना, स्केयर्ड, खौफजदा होना, स्क्वेयर्ड अप, किसी चीज़ को स्क्वेयर अप करना या बंदोबस्त करना। तो हम यहाँ पे इसका मीनिंग देख लेते हैं। स्केयर्ड इसका मीनिंग है, बी ऑप्शन जो है वो इसका मीनिंग है। इन दोनों का मतलब बच्चों खौफजदा होना है, मैं मेंशन भी कर देता हूँ। खौफजदा होना। सेकेंड एमसीक्यू है द वर्ड इमर्जिंग मीन्स। इमर्जिंग हमने मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स में भी पढ़ा था। इमर्जिंग, उभरना, वजूद में आना, क़याम पजीर। अब हम इसके चारों ऑप्शंस देखते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। डिसअपीयर, ऑब्वियसली डिसअपीयर तो ठीक नहीं होगा, गायब होना कहते हैं। फॉरसेक नहीं है, तनहा छोड़ देना। राइजिंग एंड निगलेक्ट, तो राइजिंग जो है यकीनी तौर पे वो इसका सिनोनिम है अंडरलाइन वर्ड का, ये भी आपने याद रखना है। राइजिंग मीन उभरना, वजूद में आना, कायम होना। इसके बाद थर्ड एमसीक्यू है पिवट या पाइवट, सेंट्रल पॉइंट, एंड पॉइंट, पावर पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट। तो हम देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। पिवट, हमने इसका मतलब पढ़ा था मरकज या महवर। तो ये क्या हो जाएगा? सेंटर पॉइंट। पिवट, सेंटर पॉइंट, इसका बुनियादी मरकज या महवर। इसके बाद था जी फोर्थ ऑप्शन सेल्फ इस्टीम मीन्स। सेल्फ इस्टीम, सेल्फ इस्टीम का लफ्ज़ी मतलब होता है इज़्ज़त नफ्स। आगे 4 ऑप्शंस दी गई हैं जी, हॉरर, ऑनर, आवर, शॉर्टेज। तो जो इसमें बुनियादी इसका मीनिंग बनता है वो है ऑनर। इज्जत या एजाज। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। फेस, फेस का मैंने आपको बताया था सामना करना या मुकाबला करना, और यहाँ पे इसका मीनिंग बनेगा कोप विद। फेस, कोप विद। ऑल्दो के ऑप्शंस 3 और जो हैं वो हैं रिपेयर, करेक्ट और सेपरेट। तो तीनों आपको पता है कि आउट ऑफ क्वेश्चन है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लिहाजा कोप विद जो है वो इसका मीनिंग बनता है। इसके बाद वी आर अ नेशन ही अफर्म्ड, या ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। अफर्म्ड, हमने क्या मीनिंग इसका पढ़ा था जी? जोर देकर कहा। अफर्म्ड। तो आगे इसके पास हमारे पास 4 ऑप्शंस जो हैं उनमें है टोल्ड, सेड एम्फेटिकली, ब्रोकन और एडवाइज। तो सेड एम्फेटिकली, जोर देकर कोई चीज़ कहना।
इसके बाद दोबारा जी 7th है ऑप्शन हमारे पास MCQs है, कीप अप योर मोरल, मोरल हौसला। और बल्कि मीनिंग में लिख देता हूँ साथ में, हौसला। और ऑप्शंस इसमें है जी वेल्थ दौलत, सेल्फ इस्टीम, सेक्शन और वॉइस। तो हौसला या इज़्ज़त नफ्स को ही हम इसमें इसका हम मानी लेंगे और सेल्फ इस्टीम इसका मीनिंग बनेगा। एट्थ MCQ, वी आर डिवाइडेड इनटू बिट्स एंड पीसेस। बिट्स एंड पीसेस का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना, शराजा बिखर जाना। अब इसके आगे 4 मीनिंग्स है, पीसेस ऑफ क्लॉथ्स, ब्रोकन इनटू पीसेस, डिसयूनाइटेड या यूनाइटेड। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सूटेबल है, बिट्स एंड पीसेस। तो बिट्स एंड पीसेस का मतलब ना इत्तफाकी है और इसका मीनिंग जो है वो है डिसयूनाइटेड। 9th है जी, डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क। एनॉर्मिटी, एनॉर्मिटी का मीनिंग मैंने आपको बताया था कसरत, ज़्यादा होना। अब आगे हम 4 ऑप्शंस पढ़ते हैं, इनमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो एनॉर्मिटी में सबसे पहला स्टनिंग, दूसरा चैलेंजिंग, अलार्मिंग और विनिंग। तो चैलेंजिंग इसका मतलब है मुकाबला वाला। चैलेंजिंग इसका मीनिंग है ठीक। चलने के बाद है जी, यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल। स्टर्लिंग मीनिंग हमने इसका देखा था जी, बहुत उम्दा, आला खूबियों के मालिक। हम इसको देख लेते हैं। स्टर्लिंग के आगे 4 ऑप्शन जो है, एम्ड, मोबिलिटी, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, एलिविएशन। तो ये होगा ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, बेहतरीन, आला खूबियों का। ओवरवेल्म्ड, डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ टास्क। हमने इसका मीनिंग देखा था बच्चों, मगलूब होना। चार ऑप्शंस में से हम देखते हैं, अफेक्टेड डीपली, एक्सेप्टेड, मर्डर्ड और स्लॉटर्ड। तो इन चारों में से जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है अफेक्टेड डीपली। अफेक्टेड डीपली इसका मीनिंग है। इसके बाद हम देखते हैं जी, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस। तो एप्टीट्यूड जो है वो हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है। एप्टीट्यूड का मीनिंग मैंने आपको बताया था, रुझान। हम इसका जो सिनोनिम है यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से वो देख लेते हैं। पहला है स्किलफुल, दूसरा है नेचुरल एबिलिटी, तीसरा है चिल्ड और फोर्थ है कूल। तो इसमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मौजू है और नियरेस्ट है वो है नेचुरल एबिलिटी। इस पार्ट का जो लास्ट MCQ है हमारे पास, टुडे द कायद आज़म पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। न्यूमरस हम देखने लगे हैं। बहुत ज़्यादा।
कई तरह के। ऑप्शंस में हम देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस करना है। न्यूमरस में जी स्लाइट, लिटिल, अ फ्यू और मैनी। तो ऑब्वियसली हम इसमें मैनी को प्रेफर करेंगे। मैनी इसमें सबसे ज़्यादा नियरेस्ट मीनिंग है, बहुत ज़्यादा के। तो यहाँ पे हमारा सेकंड लास्ट जो पोर्शन था आज के हमारे यूनिट का वो कंप्लीट होता है। इसके बाद ग्रामर पार्ट जो है वो स्टार्ट होगा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि ये जो वर्ड है ये किसके मुतालिक या किसके बारे में बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस देख रहे हैं जी, अली रैन क्विकली, अली तेज़ी से भागा। अगर अली रैन तक बात हो तो इट्स अ सेंटेंस जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पाया जाता है, लेकिन अगर आगे क्विकली लिखा गया है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एडवर्ब। और अगर हम एडवर्ब की बात करें तो ये कौन सा एडवर्ब है, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था इसको। अली रैन क्विकली। अब ये जो वर्ड है ये फर्दर मॉडिफाई कर रहा है हमारे वर्ब को, लिहाजा हम इसको एडवर्ब तो मानेंगे क्योंकि हमारे सामने जो चार ऑप्शंस हैं उनमें से एक एडवर्ब भी है। तो ये एडवर्ब तो है, लेकिन एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ये आगे चल के भी हमें फ़ायदा देगा। चार ऑप्शन से बच्चों इसमें स्टूडेंट्स, पहला था वर्ब, दूसरा था एडवर्ब, तीसरा था नाउन और फोर्थ था एडजेक्टिव। लिहाजा हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसके बाद है ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, और हमने इसमें आगे दिए हुए चार ऑप्शंस जो है उनको अंडरस्टैंड करने के कौन से हैं। अंडरलाइन वर्ड है कुकिंग। अब अगर आप इसको देखें तो इसमें इसके ट्रांसलेशन करते हुए क्या हमें रहा है का मीनिंग आ रहा है कि वो कुकिंग का बहुत शौकीन है, वो कुकिंग कर रहा है का बहुत शौकीन है। ये जुमला गलत होगा, वो कुकिंग का बहुत शौकीन है। लिहाजा चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है जेरंड। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर नाउन का रोल प्ले करती है, नाउन का फंक्शन परफॉर्म करती है, तो वो क्या कहलाती है, जेरंड। तो हमारे पास जो ऑप्शन थे जेरंड के अलावा वो थे प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और पास्ट पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो टू आएगा या विदाउट टू के साथ जो है वो विदाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। तो इन्फिनेटिव ये नहीं था, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये नहीं था, लिहाजा ये जेरंड था। इसके बाद है जी गो इज ए एन, खाली गो लिखा हुआ है और पूछा गया है कि ये क्या है, गो। तो ये क्या है, ये जी इन्फिनेटिव है एज पर द ऑप्शन, और इसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। फोर्थ है जी कायद आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीव द सेंटेंस इज ए एन। अब चूंकि हमें पता है कि कायद आज़म वॉज अ मैन, अब इसमें वॉज का वर्ड इस्तेमाल हो गया, इसका मतलब है कि बात हो रही है पास्ट टेंस की। तो लिहाजा ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस ये आपने याद रखना है। फिफ्थ है जी शी वॉज सिंगिंग लास्ट संडे। अब हमने इसमें जब हम अपनी एग्जाम्पल कर रहे थे एडवर्ब्स को समझने के लिए तो हमने देखा था कि एडवर्ब ऑफ मैनर ब्यूटीफुली था, एट अ कॉन्सर्ट वो एडवर्ब ऑफ प्लेस था, और लास्ट संडे जो हमने पढ़ा था वो एडवर्ब ऑफ प्लेस था। तो लिहाजा फोर्थ पार्ट जो है लास्ट संडे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। सिक्स में हमारे पास है यू आर फ्री टू गो टू योर हाउसेज, हेयर टू गो इज। और हम जब ये एग्जाम्पल कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि वहाँ पे एग्जाम्पल में ये था यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, यहाँ पे हाउसेज है। तो लिहाजा ये टू, चूँकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ गया, लिहाजा ये क्या है, इन्फिनेटिव। तो हमारे पास सिक्स्थ जो ऑप्शन था या सिक्स्थ एमसीक्यू जो है वो है इन्फिनेटिव। To go is an infinitive. सेवंथ में द बेबी बिगेन टू क्राई, ये अगेन टू चूँकि आ गया है और उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस वर्ब आ गई है, लिहाजा ये भी हमारे पास इन्फिनेटिव की ही एक एग्जाम्पल है। तो टू क्राई इज ऑल्सो एन इन्फिनेटिव, सेवंथ जो है।
8th को देखते हैं. पेंटिंग इज गुड फन. द अंडरलाइन वर्ड इज, और पेंटिंग को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया. तो पेंटिंग इज गुड फन. पेंटिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आईएनजी के साथ लगती है और वो नाउन का रोल या फंक्शन प्ले करती है तो वो क्या कहलाती है? वो बेसिकली है जैरेंड. पेंटिंग इज़ अ गुड फन. तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है, रिमेनिंग ऑप्शन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है जैरेंड. पेंटिंग इज़ अ गुड फन. इसमें आगे 4 ऑप्शंस में इन्फिनिट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैरेंड और पास्ट पार्टिसिपल. तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या इन्फिनिट इनमें से कुछ भी नहीं है. ये है सिर्फ और सिर्फ जैरेंड. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं 8th हमने किया था. 9th, शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली एट अ कॉन्सर्ट. तो हमने देखना है कि एट अ कॉन्सर्ट इसमें क्या था 9th में. एट अ कॉन्सर्ट को चूंकि अंडरलाइन किया गया, मैं वही पार्ट सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ. चूंकि ये बता रहा है हमें कि वर्ब जो है वो किस जगह पे परफॉर्म हुआ था, लिहाजा हम इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पर लेंगे. एडवर्ब ऑफ प्लेस 9th हमारे पास था. अब इसमें ऑप्शंस में आपको पढ़ के बता देता हूँ. पहला ऑप्शन था एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा था एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा था एडवर्ब ऑफ टाइम और फोर्थ था एडवर्ब ऑफ डिग्री. तो हमें पता है कि ये सारे इसमें शूट नहीं करते सवाए एडवर्ब ऑफ प्लेस के. 10th जो है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. अब ये देख लेते हैं आप. 10th में देखें, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. तो अगेन आईएनजी फॉर्म आ गई है लेकिन एज अ नाउन काम कर रही है, तो लिहाजा हम इसको यहाँ पर जैरेंड लिखेंगे. और ये भी याद रखें कि जैरेंड हमेशा स्मॉल वार्निंग्स के तौर पे भी, लिटिल वार्निंग्स के तौर पे भी इस्तेमाल होता है. तो 10th जो था हमारा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. इसके आगे 4 ऑप्शन जो दिए गए थे. पहला था इन्फिनिट, दूसरा था जैरेंड, तीसरा था जी प्रेजेंट पार्टिसिपल और फोर्थ था सेंटेंस. तो हमने इसमें से जो करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन था वो निकालना था और वो था जैरेंड. ये 10th था. आगे जो है करने के लिए मैं एक बार व्हाइट बोर्ड पर इरेज कर लेता हूँ. We'll start from 11th MCQ. We need to read it for you. He said in a speech at Lahore. उन्होंने लाहौर में अपनी एक तकरीर के दौरान कहा. अब लाहौर, एट लाहौर का चूँकि अंडरलाइन किया गया है, मैं वही वर्ड यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, एट लाहौर. स्टूडेंट्स, इसके आगे 4 ऑप्शंस हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ. नंबर 1, ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है? नंबर 1 एडजेक्टिव, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडवर्ब ऑफ प्लेस और नंबर 4 एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ इट हैज़ बीन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टू इट सेल्फ. चूँकि ये बता रहा है हमें कि वर्ब किस जगह पर या एक्शन किस जगह पर जो था वो टेक प्लेस किया, लिहाजा ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा. हम इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ेंगे और इसका हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डेवलप और इस्टेब्लिश कर चुके हैं. इसके बाद यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल. तो स्टर्लिंग जो है वो एक एडजेक्टिव है. ये भी मैं आपके आगे लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए. एडजेक्टिव को बहुत जल्दी से समझने के लिए आप जहन में ये रखें कि ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है फर्दर. एडजेक्टिव, और ये उसकी गुड और बैड दोनों क्वालिटीज़ को बयान करता है. नाउन या प्रोनाउन की इसको एडजेक्टिव कहते हैं. इसकी बड़ी बेसिक लेवल की एक डेफिनेशन है. इसके बाद जो हमारे पास 13th है, कायद वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड फेथ इन रिलीजन एज वेल एज अ मॉडरेट एंड प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट. 13th जो है बच्चों, एज वेल एज चूँकि जुमले को जोड़ रहा है, लिहाजा इसके आगे जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे जो रेलेवेंट है वो है कंजंक्शन. और कंजंक्शन याद रखें कि हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंजंक्शंस. और कंजंक्शंस की जो टाइप्स हैं वो हम लेटली अपने दूसरे लेक्चर्स में जब हम इसको एज अ टॉपिक पढ़ेंगे तो ज़रूर देखेंगे. अभी आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के तौर पे इसको ले लें कि फ़ैन बॉयज़ से रिलेटेड जो हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं. ये एक वर्ड है जिसके अंदर आने वाले हर लेटर से एक कंजंक्शन बनता है. मसलन फ़ैन में एफ़ से फॉर है, ए से एंड है, एन से नो है और इसी तरह नाइदर है
और इसी तरह बहुत सारे और दूसरे बनते हैं। और इसके अलावा जितने भी कंजंक्शंस हैं वो सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस बनते हैं। इनको हम इंशाल्लाह इन डिटेल ज़रूर पढ़ेंगे। फिल वक्त आप कंजंक्शंस का एक आइडिया लें कि वो तमाम अल्फाज जो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। तो जैसे कि अभी हमने इस जुमले में पढ़ा, कायद आज़म वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड फेथ इन रिलीजन, यहाँ तक एक जुमला कंप्लीट होता है। आगे बोलता है एज वेल एज अ मॉडरेट एंड प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट। तो एज वेल एज के बाद भी चूँकि सेंटेंस का कुछ पार्ट या फ्रेज जो ऐड किया गया है, तो ये जो एज वेल एज है इसने बेसिकली एक फ्रेज और एक सेंटेंस को जोड़ा है, लिहाजा ये कंजंक्शन कहलाता है। इसके साथ जो 3 ऑप्शंस दिए गए थे कंजंक्शन के साथ, एक था वर्ब, दूसरा था कंडीशनल क्लॉज, तीसरा था कंजंक्शन और चौथा था नन ऑफ दीज। तो कंजंक्शन इसमें मोस्ट सूटेबल था, लिहाजा मैंने आपको बता दिया। इससे पिछला जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट हमारा उसके से रिलेटेड है, यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन। 14th मे को उन्होंने अंडरलाइन किया, लिहाजा ये एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब में हमने पढ़ा था कि जिसमें आपको परमिशन के तौर पे, एबिलिटी के तौर पे, पॉसिबिलिटी के तौर पे चीज़ें दिखाई जाती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, लेकिन ये साथ साथ इस किस्म के रोल भी प्ले कर रहे होते हैं। लिहाजा यहाँ पे यू में बिलोंग टू एनी रिलीजन, तुम किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हो, इट्स अ मॉडल वर्ब, इट्स सॉर्ट ऑफ अ परमिशन यू कैन से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 15th जो है हमारे पास MCQs, वो कहता है टुडे द कायद आज़म्स पाकिस्तान इज़ पासिंग थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स बिकॉज मैनी अमंग अस हैव फॉरगॉटन। बिकॉज जो है यहाँ पे वो एडवर्ब ऑफ रीज़न है। 15th अंडरलाइन वर्ड जो है वो बिकॉज था, और ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है, क्योंकि ये वजह बनती है, क्योंकि जो है वो वजह है, और ये वजह बना है कि क्यों ये वाला एक्शन जो था वो परफॉर्म किया गया। बिकॉज मैनी अमंग ऑफ अस हैव फॉरगॉटन, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो है भुला चुके हैं। लिहाजा चूँकि ये एक वजह बन रहा है, इसलिए वर्ब के एक्शन के परफॉर्म होने की वजह बन रहा है, लिहाजा हम इसको एडवर्ब ऑफ रीज़न कहते हैं। बच्चों एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं आज के हमारे जो लेक्चर था उसका। सबसे पहले हमने अपने जो स्टार्ट किया था वो प्रीवियस लेक्चर के रिकैप से किया था। हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ डेनोटेशन, व्हाट इज़ कॉनोटेशन, व्हाट इज़ एडवर्ब एंड व्हाट इज़ इन्फिनेटिव्स। उसके बाद आज जो इस लेक्चर में हमने पढ़ा है वो जेरेंड है, कंडीशनल टाइप 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके अलावा हमने डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्ब्स जो थे अपने लेसन में से वो पिक आउट किए थे। जेरेंड को बहुत अच्छे तरीके से समझा था, बार बार उसकी प्रैक्टिस की है। इसके बाद हमने अपनी एक्सरसाइजेज जो हैं वो की हैं, और मुझे उम्मीद है कि जितने डिटेल वे में आज हमने इस लेसन को किया है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इसको अच्छे तरीके से याद रखने के लिए, एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए और एग्ज़ाम्स में पेपर में बेटर परफॉर्म करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ टू राइट ऑन। जितना आपने आज पढ़ा है उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करें। दिस विल मेक यू एक्सपर्ट, दिस विल मेक यू अडेप्ट, और व्हेन यू विल बी सिटिंग इन योर एग्जामिनेशन और व्हेन यू विल बी इवन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, you will not feel any difficulty in order to understand and in order to learn the things again, because these things would be in your mind automatically or already. और ये दिमाग में चीज़ों को स्टैम्प करने के लिए, उनको अपने पास ज़ख़ीरा करने के लिए, स्टोर करने के लिए सबसे बेस्ट जो प्रैक्टिस है वो राइटिंग है। बार बार ये आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप ट्रांसलेशन स्पेशली इंग्लिश टू उर्दू करते हैं तो उसको बार बार लिख कर प्रैक्टिस करें। रीज़न यही है कि हमारी उर्दू डिक्टेशन इज़ नॉट अप टू द मार्क बिकॉज वी डोंट प्रैक्टिस इट मच, और इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस इट मच यू विल डेफिनेटली बी in a problem or in a fix in order to understand or in order to attempt this question। तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए मेरी सजेशन यही है कि आप बार बार ट्रांसलेशन लिखें, उर्दू में लिखें और उसको प्रैक्टिस करें, और साथ में उसको बुक से या अपने नोट से, यूनिक नोट से टैली करें, ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि जो लफ्ज़ आपने लिखे हुए हैं वो क्या ठीक लिखे हुए हैं, और अगर वो ठीक नहीं लिखे तो उनकी डिक्टेशन ठीक क्या है, क्योंकि ठीक डिक्टेशन लिखने से ही आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं हर बार आपसे रिपीट करता हूँ, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन तक ये बार बार बात याद करवानी चाहिए ताकि ये बात उनके माइंड में बैठ जाए, वो ये है कि जब भी कभी आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने जाएं तो शॉर्ट क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं स्टूडेंट्स वो आपने हमेशा उसी टेंस में अटैम्प्ट करने हैं जिस टेंस में वो पूछे गए हैं। उस टेंस के अलावा किसी टेंस में आपने आंसर नहीं करना। अगर आप उसके अलावा किसी टेंस में मसलन बात पास में पूछेगी और आप प्रेजेंट में स्टार्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गॉट द मार्क्स, यू विल नॉट गेट द मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन पर्टिकुलरली। तो आपको उसके फुल मार्क्स गेन करने के लिए
जहाँ स्पेलिंग्स की, जहाँ ग्रामर की बाकी चीज़ों का ध्यान रखना है, वहाँ आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने उसको उसी टेंस में अटैम्प्ट करना है जिस टेंस में आपसे सवाल पूछा गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आज के लेक्चर को हमने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। होपफुली आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, साथ ही साथ आपने एंजॉय किया होगा। फॉर एनी रिलेटेड क्वेरीज एंड एम्बिग्यूटीज यू कैन कॉल योर इंचार्जेस एट एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।